हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सेलस सागा। और आज का ये केस शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आप में से कितनों ने अमेजोन प्राइम पे आई दहाड़ वेब सीरीज देखी है, जिसमें एक सीरियल किलर औरतों से शादी का वादा करके उन्हें सेड्यूस करता है और उनके साथ एक सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद उन्हें जहर दे के मार देता है। अगर आपने वो वेब सीरीज देखी है और उसकी स्टोरी आपको पसंद आई तो आज का ये केस भी आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि उस वेब सीरीज की जो स्टोरी थी वो आज के इस रियल लाइफ किलर से ही इंस्पायर्ड थी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स अनफोल्ड टुडेज सेलस सागा ऑफ अ डिसीवर, अ किलर एंड ऑल्सो अ टीचर, साइनाइड मोहन। Mohan Kumar Vivekanand, aka Cyanide Mohan, was born on 6th April 1963 in Kanyan village located in Karnataka. मोहन के पिता मय्यप्पा मोगेरा और उनकी मां तुकरू डेली वेज लेबरर्स थे, जो कि किसानों के खेतों में मजदूरी किया करते थे। मोहन के घर में उसकी मम्मी और पापा के अलावा 3 सिबलिंग्स थे, 2 भाई और एक बहन। मोहन का बड़ा भाई अपने माँ बाप की तरह मजदूरी ही करता था और उसका छोटा भाई KSRTC कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बस कंडक्टर था और उसकी बहन पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करती थी। इनकी फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, जो कि अपनी डे टू डे नीड्स भी बहुत मुश्किल से पूरी कर पाती थी। और इस फैमिली के पास अपना कोई खुद का पक्का मकान भी नहीं था और इन्हें इनका मकान भी 1970s की गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू मिला था। मोहन बचपन में काफ़ी शाय और बहुत कम बातचीत करने वाला लड़का था। उसके स्कूल के एक फ्रेंड अब्दुल रहमान, जिसके खेतों में मोहन के पेरेंट्स काम करते थे, अकॉर्डिंग टू हिम मोहन पढ़ाई में तो एक एवरेज लड़का था लेकिन फिजिकली बहुत एक्टिव था। वो अक्सर क्रिकेट और कबड्डी जैसे गेम्स खेला करता था और फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता था। और बचपन में उसके अंदर उसकी क्रिमिनल टेंडेंसी से रिलेटेड कोई भी साइन नहीं थे। मोहन की लाइफ का पहला क्रिटिकल पॉइंट आया जब वो 14 साल का था। तब उसके पिता उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और मोहन और उसके भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ जाती है। मोहन एक ऐसे रीजन से था जहाँ के बच्चे पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे और बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ देते थे, लेकिन मोहन और उसके भाई बहन इन सब से काफ़ी अलग थे। वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे तो नहीं लेकिन ठीक ठाक थे। अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद मोहन उपिन नंगड़ी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से आर्ट स्ट्रीम में ग्रेजुएट होता है। और क्योंकि वो फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, जिसकी वजह से वो 1980 में सिर्फ 17 साल की उम्र में दक्षिण कन्नड़ा के प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना शुरू करता है। और कुछ साल बाद नवंबर 1984 में मोहन दलित रिजर्वेशन की वजह से एक प्राइमरी स्कूल में एक गवर्नमेंट टीचर बन जाता है। और यहाँ पढ़ाते पढ़ाते ही फेल इन लव विद अ क्रिश्चियन गर्ल नेम्ड मैरी हु वाज इन 7th ग्रेड। अब क्योंकि मैरी 7th ग्रेड में ही थी तो ऑफ कोर्स वो शादी के लिए बहुत अंडर एज थी और अभी शादी नहीं कर सकती थी। इसलिए ये दोनों मैरी के 18 साल की होने का वेट करते हैं और फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद मोहन और मैरी को एक बच्चा हुआ। और इसके बाद मैरी चाहती थी कि मोहन अपना रिलीजन, अपना धर्म चेंज करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, जिसके लिए मोहन मना कर देता है और मैरी अपने बच्चे के साथ मोहन को छोड़ के चली जाती है। और 1991 में मोहन मैरी को डिवोर्स देकर मंजुला से शादी कर लेता है और मंजुला के साथ मोहन को 2 बच्चे हुए। मंजुला और उसके बच्चे केरला में उपल्ला नाम की जगह पे रहते थे, जो कि कसारगोड नाम के डिस्ट्रिक्ट में है। मोहन हर दूसरे दिन यहाँ आता और इनके साथ टाइम स्पेंड करता। और उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग ही वॉज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन, जो कि अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखता है और काम की वजह से घर से दूर रहता है, ऐसा उन्हें लगता था। असलियत में तो मोहन इन अल्टरनेट डेज में एक अलग ही लाइफ जी रहा था। मंजुला के अलावा मोहन की एक और बीवी थी, श्रीदेवी, जिसके साथ मोहन के 2 और बच्चे थे। मोहन एक दिन अपनी एक बीवी के साथ होता और दूसरे दिन दूसरी बीवी के साथ, और इस दौरान उसकी दोनों बीवियों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं था। और ईयर 2000 में उसका एक और अफेयर शुरू होता है विद अ वुमन नेम रत्ना। वो रत्ना से शादी का वादा करके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करता है,
लेकिन उसके इंटेंशंस तो कुछ और ही थे। उसे रत्ना के गहने और पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो रत्ना को नेत्रावती ब्रिज के पास ले जाता है और उसके सारे वैल्यूएबल्स लेने के बाद उसे ब्रिज से धक्का दे देता है। और ये उसका पहला अटेम्प्ट था किसी को मारने का, लेकिन रत्ना मरी नहीं। कुछ लोग जो वहाँ फिशिंग और स्विमिंग कर रहे थे वो रत्ना को बचा लेते हैं और अब मोहन को अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। और जुडिशियल कस्टडी के दौरान जेल में मोहन एक गोल्ड स्मिथ गुरु प्रसाद आचार्य से मिलता है, जो कि दंगा फसाद के केस में अंदर था। गुरु प्रसाद ने मोहन को साइनाइड के बारे में बताया, एक ऐसा केमिकल जो कि इंस्टेंट डेथ कॉज कर सकता है। उसने एक इंसिडेंट शेयर करते हुए बताया कि कैसे उसके शॉप के साइनाइड वेस्ट को खाकर एक गाय तुरंत ही मर गई। और गुरु प्रसाद ने मोहन को बताया कि ये केमिकल कितना ज़्यादा लीथल है और किसी भी इंसान को तुरंत मार सकता है बिना किसी हलचल के। ये कैजुअल कन्वर्सेशन मोहन के लिए एक परफेक्ट मर्डर फॉर्मूला बन गई। कुछ टाइम बाद रत्ना वाले अटेम्प्ट टू मर्डर केस में मोहन को सबूतों की कमी के चलते छोड़ दिया गया और उसकी टीचिंग जॉब भी वापस मिल गई और एक बार फिर से वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने लगा। और जेल से आने के बाद मंगलुरु में वो पहली बार अपने नए प्लान को टेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन साइनाइड पिल की जगह वो एक नॉर्मल सी स्लीपिंग पिल का यूज करता है। 2003 में वो गंगामा नाम की एक औरत के साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करता है और इस बार भी उसके इंटेंशंस गहने चुराने के ही थे। एक दिन गंगामा उसे कादरी पार्क में मिली, जहां मोहन उसे स्लीपिंग पिल्स देता है, ये कहकर कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर दोज पिल्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब ऑफ कोर्स उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन होगा तभी मोहन उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रहा था। खैर जो भी हो, इसे खाकर गंगामा सो जाती है और मोहन उसके गहने लेकर भाग जाता है। इस घटना के लगभग 3 महीने बाद गंगामा ने मोहन को मंगलुरु की सड़कों पर देख लिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे चप्पलों से मारना शुरू कर दिया और उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। हालांकि कोई फॉर्मल केस तो नहीं हुआ क्योंकि मोहन ने 15 दिनों के अंदर अंदर ही गंगामा के सारे गहने वापस कर दिए थे। इस इंसिडेंट के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसे चोरी करने के बाद बचने के लिए और पकड़े ना जाने के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। एंड देन ही रिमेंबर द कॉन्वो अबाउट साइनाइड विद गुरु प्रसाद आचार्य, जिससे उसे पता चला था कि साइनाइड कितना खतरनाक और तुरंत मार देने वाला केमिकल है। जिसके बाद वो एक फुल फ्लेजेड प्लान बनाता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने आने वाले हर क्राइम्स में इसी का यूज करेगा, जिसके लिए वो मोहम्मद नाम के एक ज्वेलर से एक साइनाइड की बोल खरीदता है जो कि पाउडर फॉर्म में थी और उसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख देता है। और अब वो एम्प्टी कैप्सूल शेल्स खरीदता है और उनमें साइनाइड भर के उन्हें पैक कर देता है। और उसने ये सारा काम इतनी सफाई से किया था कि जब भी वो अपने विक्टिम्स को ये पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहकर देता था तो उन्हें जरा भी शक नहीं होता था। वो अक्सर उन लड़कियों को टारगेट करता जिनकी उम्र 22 से 35 साल के बीच होती थी, ज़्यादातर गरीब और लोअर कास्ट लड़कियां जिनकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनकी फैमिली के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। ट्रस्ट बनाने के लिए वो एक और चालाक ट्रिक यूज़ करता था, आइडेंटिटी मैचिंग। आपको पता होगा कि इंडिया में आज भी कई जगहों पर इंटर कास्ट मैरिज अलाउड नहीं है और लोग अपनी ही कास्ट के लोगों के साथ शादी करना सही समझते हैं। इसलिए मोहन लड़कियों का सरनेम जानने के बाद वो अपना नेम और सरनेम भी उन्हीं की कास्ट के किसी सरनेम में बदल लेता था। जैसे अनीता मूल्य के लिए वो सुधाकर कुलल बन गया और सुनंदा पुजार्य के लिए शशिधर पुजार्य। और इन सब के साथ वो अपना प्रोफेशन भी हर बार बदल लेता था और हर बार वो अपने आप को एक स्टेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाता था। कभी वो अपने आप को फॉरेस्ट ऑफिसर बताता, कभी किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बताता और इस तरह वो उन लड़कियों की नज़रों में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बना लेता था। जिसके बाद वो उन लड़कियों से महीनों तक बातें करता और बिना दहेज लिए शादी करने का वादा करता। और क्योंकि जिन लड़कियों को वो टारगेट करता उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती थी कि वो दहेज दे पाएं, इसलिए मोहन उन्हें बहुत काइंड हार्टेड और अंडरस्टैंडिंग लगता और उन्हें पूरा विश्वास हो जाता था कि मोहन उनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। जब मोहन का प्लान इतनी स्मूथली चल रहा होता और यहाँ तक आ जाता तब वो अपनी नेक्स्ट मूव चलता। वो उन लड़कियों को अपना घर छोड़ के किसी दूसरे शहर भाग जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता, जिसके लिए लड़कियां मान भी जाती थी और अपना घर छोड़ के दुल्हन के कपड़ों में उसके साथ भाग जाती थी। मोहन उनसे पैसे और गहने लाने को भी कहता ताकि उन्हें बाद में कोई दिक्कत ना हो। जिसके बाद मोहन उन्हें बेंगलुरु, हसन और मैसूर जैसे किसी शहर ले जाता जो कि उसके होम टाउन से बहुत ज़्यादा दूर होते थे, ताकि उन्हें वहाँ कोई पहचान ना पाए। और ऐसे किसी शहर आने के बाद मोहन रात बिताने के लिए एक लॉज बुक करता
और वो ऐसे लॉज ढूंढता जो कि किसी बड़े बस स्टैंड के पास हो, ताकि उसे भागने में कोई दिक्कत ना हो। लॉज ढूंढने और बुक करने के बाद वो उन लड़कियों के साथ उसी लॉज में रात बिताता और उनके साथ फिजिकली इंटीमेट होता। और इन सब के बीच अपने पूरे प्लान में वो लड़कियों के पीरियड साइकिल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। मोहन देखता था कि लड़की अपनी पीरियड साइकिल के किस फेज में है, और उन्हें उनके घर से भगाने के लिए वो ओव्यूलेशन फेज को सबसे अच्छा मानता था। इस फेज में प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोहन का सेक्स के बाद इन लड़कियों का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के लिए मनाना आसान हो जाता था, जो कि असलियत में साइनाइड पिल्स होती थी। इस सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगले दिन शादी करने के लिए मंदिर जाने से पहले मोहन इन लड़कियों को गहने और पैसे लॉज में ही छोड़ देने के लिए कहता है, और मंदिर जाने के लिए बस स्टैंड ले जाता है। और वहाँ पर वो ये कैप्सूल्स निकालता जो कि साइनाइड से भरी होती थी, और ये कह कर देता था कि ये एक आयुर्वेदिक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। कल रात जो फिजिकल रिलेशन हुआ था उसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए ये लेना ज़रूरी है। वो विक्टिम्स को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट करता कि ये कैप्सूल्स वो बस स्टैंड के ही वॉशरूम में जाके लें, और पानी भी वहीं के टैप से पिएं। और वो ये भी कहता कि ये कैप्सूल्स लेने के बाद 5 मिनट के अंदर टॉयलेट जाने का अर्ज होगा और थोड़ा नूसिया भी फील हो सकता है। और ये टैबलेट्स लेने के बाद उन लड़कियों की उन्हीं टॉयलेट में मौत हो जाती थी, जिसके बाद मोहन तुरंत ही उन्हीं लॉज में वापस जाता और सारे पैसे और गहने लेके वहां से भाग जाता। बाद में जब इन लड़कियों की लाशें मिलती थी तो सबको ये एक सुसाइड केस लगता था, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती थी। और ताकि फैमिली की तरफ से कोई शोर शराबा ना हो, इसलिए मोहन कई बार उनकी फैमिली को उन्हीं के नंबर से कॉल करता और कहता कि उनकी बेटी ने शादी कर ली है और अब खुश है। और क्योंकि ये फैमिली बहुत गरीब होती थी और लड़कियों की शादी का खर्चा नहीं उठा सकती थी, इसलिए ये सुनकर उनकी फैमिली को एक राहत सी मिलती थी और वो उन्हें ढूंढना बंद कर देती थी। और इसी तरह मोहन पुलिस इन्वेस्टिगेशन से भी बच जाता था। मोहन एक डिटेल्ड डायरी भी मेंटेन करके रखता था, जिसमें उसके सारे विक्टिम्स के नाम और उनके लिए उसकी क्या फेक आइडेंटिटी है, ये सारी डिटेल्स वो उसी डायरी में लिखता था। और अपने हर विक्टिम को मारने के बाद वो उनके नाम को क्रॉस मार्क कर देता था, ताकि बाद में उसे कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड द नेक्स्ट नेम इन हिज डायरी वाज अनीता मूल्या। अनीता मूल्या एक 22 साल की बंतवाल तलुक की रहने वाली लड़की थी, जो कि 17 जून 2009 से मिसिंग थी। अक्टूबर 2009। अब अनीता को गायब हुए 4 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था और पुलिस भी उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाई थी। इस बात से नाराज होकर बंतवाल की एक कम्युनिटी सीर ने बंतवाल पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट शुरू किया। इस प्रेशर के बाद सर्कल इंस्पेक्टर नंजुंदे गावड़े और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट चंद्रगुप्त ने एक हाई लेवल स्पेशल टीम बनाई, जो कि सिर्फ इसी केस पर काम करेगी। पहले लड़कियों के गायब होने के केस को पुलिस अक्सर भाग के की गई शादी का केस समझकर क्लोज कर देती थी, लेकिन इस बार कम्युनिटी के प्रेशर और मीडिया की कवरेज ने पुलिस को मजबूर कर दिया कि वो इस केस को सीरियसली लें। और अब पुलिस ने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अनीता का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला, जिससे पता चला कि उसके फ़ोन से बार बार लंबी कॉल्स एक नंबर पर की गई थी, जो कि मदिकेरी की एक औरत कावेरी पीएम का था। और ये लड़की भी अनीता की तरह ही मिसिंग थी। कावेरी का सीडीआर चेक किया गया तो पता चला कि उसका कनेक्शन और भी मिसिंग वुमेन से है, जैसे पुत्तूर की विनुता, बेंगलुरु की पुष्पा और भी कई औरतें। धीरे धीरे पुलिस ने इन सब में एक पैटर्न नोटिस किया। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से एक के बाद एक लड़कियां गायब हो रही थी, और उनके नंबर पर सबसे ज्यादा आए गए कॉल्स और किए गए कॉल्स एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे थे, डेरेला काटे, बेंगलुरु। शुरू में पुलिस को ये किसी प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का काम लगा, लेकिन इससे रिलेटेड कोई सबूत नहीं मिला। फिर एडवांस डिजिटल फोरेंसिक से पता चला कि इन सभी फोन नंबर्स को जिस मोबाइल में लगा के यूज किया गया था, उन सब का IMEI नंबर सेम था। मतलब कोई एक ही मोबाइल से अलग अलग नंबर्स यूज कर रहा था। इस IMEI नंबर को ट्रेस करके पुलिस एक लड़के तक पहुंची। पूछताछ में उसने बताया कि ये मोबाइल फोन उसके चाचा मोहन कुमार का है, जिन्होंने उसे ये गिफ्ट किया है। इसके बाद मोहन पर क्लोज सर्विलेंस शुरू हो गया। पुलिस मोहन के हर स्टेप को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, लेकिन उसे उसी वक्त तुरंत अरेस्ट नहीं किया गया। फोन रिकॉर्ड्स चेक करते वक्त पुलिस को सुमित्रा नाम की एक औरत के बारे में पता चला, जो कि शायद मोहन की अगली टारगेट थी। पुलिस सुमित्रा से मिलती है, उसे मोहन की एक फोटो दिखाती है, जिसे सुमित्रा पहचान लेती है, लेकिन वो उसे मोहन नाम से नहीं बल्कि सुधाकर नाम से जानती थी, जो कि उसे मोहन ने ही बताया था। इसके बाद सुमित्रा मोहन के अरेस्ट में एक बड़ा रोल प्ले करती है।
पुलिस सुमित्रा को अपने केयरफुली प्लान्ड स्टिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व करती है और उसे मोहन को कॉल करके एक लोकल बस स्टैंड पे मिलने बुलाने को कहती है। और मोहन जैसे ही यहाँ आता है पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस रिकवर्ड 8 साइनाइड टैबलेट्स, मल्टीपल मोबाइल फोन्स एंड ज्वेलरीज बिलोंगिंग टू सेवरल विक्टिम्स। जिसके बाद मोहन कन्फेस करता है कि उसने 2004 से 2009 के बीच कम से कम 20 औरतों को साइनाइड पिल्स दे के मारा है। अब 21 नवंबर 2011 को मोहन का ट्रायल शुरू होता है, जहां वो सबको हैरान करते हुए लॉयर हायर करने के बजाय खुद अपना केस लड़ने का फैसला करता है। उस पर मर्डर, रेप, चीटिंग, अबडक्शन, फीडिंग पॉइजन, रोबरी और एविडेंस डिस्ट्रक्शन जैसे सीरियस चार्जेस लगे। ट्रायल में 40 से ज्यादा गवाह बुलाए गए, 80 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश हुए और 30 से ज्यादा आइटम्स जैसे ज्वेलरी और फोन्स उसके क्राइम से लिंक किए गए। मोहन ने अपने कन्फेशन से मुकर कर ये कहा कि ज्यादातर औरतों ने सुसाइड किया है और उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। इतने सारे सबूतों के बावजूद मोहन अपने इनोसेंस पर अड़ा रहा। कोर्ट ने उसे 20 मर्डर केसेस में गिल्टी पाया, जिसमें से 5 में इनिशियली उसे डेथ सेंटेंस दी गई, लेकिन 2017 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने इनमें से 2 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। जून 2020 में उसके 20वें मर्डर केस, जो कि एक 25 साल की आंगनवाड़ी वर्कर का था, उसमें गिल्टी पाए जाने के बाद उस पर आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 25,000 का फाइन लगाया गया। साथ ही अबडक्शन, फीडिंग पॉइजन, रेप, रोबरी, चीटिंग और एविडेंस डिस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग सजाएं और फाइन लगाए गए। अब करंट स्टेटस की बात करें तो फिलहाल मोहन हिंडालगा सेंट्रल जेल बेलगावी में अपनी सजा काट रहा है। और इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। आप सबके क्या थॉट्स हैं इस केस के बारे में, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इफ यू गाइस हैव एनी सजेशन या फिर कोई केस है जिसके बारे में आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर एपिसोड ऑफ सिलस सागा। तब तक लिए बाय।